हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंकित चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उसी क्रम में आज भी हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी होंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। किसी सांकेतिक भाषा में ओरल को 3196 लिखा जाता है तो उसी भाषा में रिटिन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि ओरल को इस तरीके से कैसे लिख दिया। मैंने आपको बताया है कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एक तो आपको नंबर पता होना चाहिए, दूसरा आपको इसके अपोजिट अक्षर पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपको पता हैं तो आपको क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा, और अगर ये आपको पता नहीं है तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत देर लग जाएगी। ठीक है, तो आपको जल्दी से इसके नंबर लिख देने हैं। 15, ये 18, ये 1, ये 12। ठीक है, अब यहां पर ओरल को ये कैसे लिख दिया, उसके बाद हम ये बता पाएंगे कि रिटिन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है ओरल को ये कैसे लिख दिया। तो देखो ओ की जगह 3 लिख दिया, यहां पर 15 था 3 लिख दिया, तो इधर से कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा। तो जब इधर से कोई लॉजिक ना बने तो आप इधर से देखेंगे एक बार। तो देखो 12 में 1 और 2 कितना हो गया, 3। और यहां पर देखो ये 1 का 1 ही है, यहां पर 1 और 8 कितना हो गया, 9। यहां पर 1 और 5 कितना हो गया, 6। ठीक है, यानी इसमें क्या हो रहा था, पीछे से इनकी डिजिट प्लस हो रही है। क्या हो रही है, डिजिट प्लस। जैसे 12 में 2 डिजिट है, 1 और 2 दोनों को ऐड करके 3 कर दिया। इसी तरीके से हम रिटिन का करेंगे। तो देखो रिटिन का क्या करेंगे, इधर लिख लेता हूं मैं रिटिन। देखो 23, 18, 9, 20, 20, 5, 14। आपको नंबर फटाफट से याद होने चाहिए। ठीक है, पहली बात। अब देखो 1 और 4, 5, इधर से चलेगा लॉजिक। 5 का सिंगल है, सिंगल ही रहेगा, जो सिंगल है वो सिंगल, और जो डबल है उसकी दोनों डिजिट प्लस हो जाएंगी। अब देखो 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2। 9 का तो सॉरी 2 0, 2 और 0 जुड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 9 का तो 9 ही रहेगा। अब यहां पर 1 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। यहां पर 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तो हमारा आंसर हो गया 55229995। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, देखो ये हो गया 552299 और 95। ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। समझ गए ना। देखो 552299 और 95 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। समझ गए सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंकिंग चैप्टर से। किसी पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है, देखो ये रैंकिंग चैप्टर जो होता है इसमें कभी कभी तो पंक्ति जो है हॉरिजेंटल दे रखी होती है, कभी कभी वर्टिकल दे रखी होती है। हॉरिजेंटल का मतलब है कभी कभी तो दे रखी होती है बाएं से दाएं, ठीक है, कभी कभी दे रखी होती है ऊपर से नीचे। ठीक है, तो बाएं से दाएं का मतलब ये बायां सिरा होता है, जिधर हमारा बायां हाथ है वो लेफ्ट, और जिधर हमारा दायां हाथ है वो होता है राइट। ठीक है, ये बायां सिरा और ये दायां सिरा। ठीक है, अब देखो हम जब सॉल्व करते हैं किसी भी सवाल को, अगर ऊपर नीचे में दे रखी है पंक्ति, ये ऊपर वाला सिरा होता है और ये नीचे वाला, तो हम इसे बाएं दाएं में चेंज कर लेते हैं, मतलब इसको घुमा देते हैं। तो ऊपर का मतलब हो जाता है उस कंडीशन में बायां, और नीचे का मतलब हो जाता है दायां। ठीक है, अब हम डायरेक्ट सवाल पे आ रहे हैं। ये तो मैं आपको बता रहा था कि अगर पेपर में आपका ऊपर नीचे में पंक्ति दे रखी हो यानी वर्टिकल दे रखी हो तो कैसे सोल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। किसी पंक्ति में ए जो बाईं ओर से 10वां है, देखो ये दायां सिरा पंक्ति का यानी कि राइट साइड, ये पंक्ति का होता है बायां सिरा यानी कि लेफ्ट साइड। इस पंक्ति में ए बाईं ओर से कितने नंबर पे है, 10 नंबर पे। ए बाईं ओर से कौन से नंबर पे है, 10वें पर। तो देखो ए बाएं से 10वें नंबर पे है। ठीक है, तो ए बाएं से हो गया 10वां। कह रहे हैं बी दाएं से 9वां है। बी कितने नंबर पे है, दाएं से 9वें नंबर पे। बी दाएं से 9वें नंबर पे। बे अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने आपस में अपना स्थान बदल लिया। ए ने कहा मेरी जगह तू आ जा और तेरी जगह मैं आ रहा हूं। इन दोनों ने आपस में अपना स्थान बदला और बी उठ के आ गया ए की जगह पर, यानी यहां पर। जहां पर पहले ए बैठा था वहां पर कौन आ गया, बी। और जहां पर बी बैठा था वहां पर कौन चला गया बच्चों, ए। वहां पर चला गया ए। ऐसा करने पर क्या हुआ, ऐसा करने पर ए बाएं से कितना हो गया, 15। जो ए बाएं से 10 होता था वो ए बाएं से कितना हो गया, 15। देखो अपनी तरफ से कुछ नहीं करा है, जो क्वेश्चन में दिया था बिल्कुल वही करा गया है। क्वेश्चन में बताया था ए बाएं से 10वां है, बी दाएं से 9वां है, इन दोनों ने अपना स्थान बदला तो ए बाएं से कितना हो गया, 15 हो गया। तो देखो ए बाएं से 15 हो गया यानी कितने नंबर बढ़ गया, 5 नंबर बढ़ गया। तो हमसे पहली चीज ये पूछिए कि ये बताइए कि टोटल कितना होगा इसमें, टोटल
टोटल व्यक्ति कितने होंगे, और हम टोटल तभी बता सकते हैं बच्चों जब हमें एक ही व्यक्ति की स्थिति दोनों तरफ से पता हो, यानी लेफ्ट से भी और राइट से भी। जब तक हमें एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से पता नहीं होगी हम टोटल नहीं बता पाएंगे। तो देखो अब टोटल निकालने के लिए एक तरफ से तो हमें एक ही स्थिति पता ही है कि ए लेफ्ट से तो हो गया बच्चों 15, ए लेफ्ट से कितना हो गया 15। अगर हमें एक ही राइट से पोजीशन और पता चल जाए तो टोटल निकालने में हमें देर नहीं लगेगी। तो एक ही राइट से पोजीशन कैसे पता चलेगी, ऊपर वाली लाइन में देखकर। ऊपर वाली लाइन में पहले बी कितना था राइट से 9 नंबर पे, बी राइट से 9 नंबर पे था। बी राइट से 9 पर क्यों था, क्योंकि इसके इधर कितने लोग बैठे होंगे 8, तभी तो ये 9 था। 8 बैठे होंगे तभी तो ये 9 था। अब बताओ ये 8 तो अब भी इधर ही बैठे हैं, 8 तो अपनी जगह से हटे नहीं है, बी उठ के चला गया, ए आ गया, तो 8 तो वो अब भी इधर ही बैठे हैं, यानी एक ए जो है वो बी की जगह पे तो बैठा है। तो जब बी इधर से 9 था तो ए भी इधर से कितना होगा 9। अब ए की हमें दाएं से भी स्थिति पता चल गई, क्योंकि बी की जगह बैठा है तो बी दाएं से 9 था तो ए भी तो दाएं से 9 ही होगा। अब ए की दोनों तरफ से स्थिति पता चल गई, तो जब एक व्यक्ति की स्थिति दोनों तरफ से पता हो तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये फॉर्मूला लग जाता है। टोटल बराबर 15 प्लस 9 माइनस 1, 15 और 9 24, 24 में से एक गया बच्चों 23। इसका आंसर कितना हो गया 23, है ना। तो इस स्थान बदलने वाले सवाल में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। दो प्रकार के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक तो ये पूछा जाता है पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या, एक आपसे क्या पूछा जाता है, एक आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि अब जो दूसरा व्यक्ति था उसकी दाएं से नई स्थिति क्या हो गई होगी, यानी ये जो बी था इसकी अब दाएं से पोजीशन क्या हो गई होगी, ऐसा पूछ लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी पेन नहीं चलाते हैं, बिना पेन चलाए आंसर दे देते हैं। कैसे, देखो ये बाएं से ए कितना था 10, जब इन्होंने अपना स्थान बदला तो वो कितना हो गया 15, कितने नंबर बढ़ा 5। तो जितना इधर से इधर आने में ये 5 नंबर बढ़ गया, और 5 नंबर बढ़ने का है मतलब है कि ये बीच में कितने लोगों को छोड़ के आया होगा 4 लोगों को, बीच में कितने नंबर को छोड़ के आया होगा 4 लोगों को छोड़ के आया होगा। तो जब ए बी की जगह आने में 4 लोगों को छोड़ के आ रहा है तो बी जब ए की जगह आएगा तो ये भी तो 4 लोगों को छोड़ के आएगा। यानी कहने का मतलब है कि जितना ये व्यक्ति इधर को बढ़ता है उतना ही ये वाला व्यक्ति इधर को बढ़ता है। ये 10 से तो हो गया 15, 5 नंबर बढ़ गया, तो ये बी 9 था, ये कितना हो गया होगा 5 नंबर ये बढ़ गया होगा, 9 और 5 14। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे 4 लोग होंगे। कैसे पता, क्योंकि 10 से वो 15 हो गया, 4 लोगों को बीच में छोड़ के आया होगा। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाता कि बी की दाएं से नई स्थिति क्या है तो आंसर हो जाता 14, क्योंकि 9 और 5 14। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो अभी फिलहाल की स्थिति में इसका आंसर कितना हो गया 23, क्योंकि टोटल पूछा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा एनालॉजी से। इसको बोलते हैं बच्चों एनालॉजी। ये शब्दों की भी होती है, ये संख्याओं की भी होती है, और ये अक्षरों की भी होती है। ठीक है, इसमें किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लो साइंस सी आ गया, ठीक है, जैसे मान लो दे दिया विटामिन सी अनुपात स्कर्वी, विटामिन डी अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, आपको देखना है कि जो इसका रिलेशन इससे है वही इसका रिलेशन किससे होगा। ठीक है, तो हमें देखना है यहां पर f लिखा हुआ है 6 और 6 के आगे कितना है 216 लिखा हुआ। तो अगर आपको क्यूब अच्छे से याद है तो आप समझ जाएंगे भाई 6 का क्यूब होता है 216, यानी 6 नंबर वाला अक्षर लिखा उसके आगे 6 नंबर का क्यूब लिख दिया, यानी 216 लिख दिया। तो हम भी ये 12 वाला है और यहां पर 12 का क्यूब लिख देंगे, और 12 का क्यूब का मतलब 12 का क्यूब सभी जानते हैं कितना होता है 1728, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, यदि किसी माह का तीसरा दिन, अगर किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह की 20वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा। तो देखो किसी माह का तीसरा दिन, हमेशा याद रखो किसी माह का तीसरा दिन कौन सा होता है बच्चों 3 तारीख। कौन सा दिन 3 तारीख। 3 तारीख का दिन हमें दिया हुआ है, 3 तारीख को दिन है सोमवार। किसी माह का तीसरा दिन यानी 3 तारीख को क्या है सोमवार है। अब 3 तारीख को अगर सोमवार है तो उस माह की 20वीं तारीख से 5वां दिन, तो 20वीं तारीख से 5वां दिन कौन सी तारीख का होगा, वो होगा 25 तारीख का। वो कौन सा दिन होगा 25 तारीख का, यानी 20 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा 25 तारीख का। यानी अब ये सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन ये हो गया कि यदि 3 तारीख को सोमवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो कुछ बच्चे तो इसे नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं, साथ साथ जोड़ के, भाई 3 में सोमवार है, 10 में भी सोमवार, 17 में भी सोमवार, 24 में भी सोमवार, इस तरीके से। तो 25 में हो गया भाई मंगल, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको ये सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं हमेशा कि आप डेट में से डेट को घटा दो, 3 में से 25 गए तो कितने बचे बच्चों 22, और 22 को कितने से डिवाइड करना है तुम्हें 7 से, 7 तिया 21, कितना शेष 1। अब ये जो शेष बचा है इसे तुम दिए हुए दिन में जोड़ दो।
सोमवार में अगर एक जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों? मंगलवार। क्या आएगा? मंगलवार। तो आप शेष को ही जोड़ते हैं। अगर पीछे की डेट का दिन पूछा होता तो माइनस कर देते शेष को ही प्लस या माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि इधर वाली चीज जो होती है वो तो सप्ताह होती है, और सप्ताह के बाद तो वही दिन आता है। जैसे अगर मैं आज कहूं कि आज बुध है, तो आज से 3 सप्ताह बाद भी बुध होगा, आज से 50 सप्ताह बाद भी बुध होगा, आज से 100 सप्ताह पहले भी बुध होगा। तो सप्ताह के बाद या पहले तो वही दिन होता है, बस हमें मतलब होता है विषम दिन से। तो हमने देखो शेष को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो मंगल आ गया आंसर, सोमवार और एक मंगल, यानी आंसर हो गया ऑप्शन डी, मंगलवार हो गया। पीओ में आया हुआ सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है, इसमें पूछा क्या है? कितने वर्ग हैं? और देखो मैंने वर्ग गिनने की बहुत अच्छी ट्रिक आपको क्लासेस में बता रखी है कि वर्ग गिनने हो या त्रिभुज गिनने हो, कैसे आप चुटकियों में आंसर उसका निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर आपको वर्ग गिनने हैं तो अगर आप वैसे गिनोगे एक एक करके तो ऐसे गिनोगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हो गए भी अंदर, 9 ये अंदर वर्ग हैं और एक बाहर वाला। कितने वर्ग हो गए? 10। 10 वर्ग हो गए। अब 10 वर्गों के बाद देखो, 10 वर्गों के बाद देखो ये वाला एक वर्ग ये है 11, एक ये वर्ग है 12, एक ये भी वर्ग है 13 और एक ये भी वर्ग है। कितने वर्ग? 14। तो कुल मिला के 14 वर्ग हो गए। लेकिन इसमें बताओ टाइम खर्च नहीं हो रहा है? अगर हम ऐसे गिनेंगे वर्गों को तो टाइम लग रहा है। तो उसके लिए हम बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं क्लासेस में। त्रिभुज की भी, वर्ग की भी, आयत की भी, सरल रेखाओं की भी, किसी भी चीज की ट्रिक होती है तो आप जल्दी से कर पाते हैं। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे ना गिन करके 14 वर्ग आ गए हमारे, आंसर 14 हो गया। आंसर तो बिल्कुल सही आया, गिनोगे तो भी बिल्कुल सही आएगा, लेकिन बस टाइम बचाने के लिए ट्रिक बनानी पड़ती है। अब देखो 1 2 3, 1 2 3, जब आपके रो और कॉलम बराबर हों, जब रो और कॉलम बराबर हों तो आपको क्या करना है? वर्ग निकालने के लिए एक साइड का वर्ग कर देना है। एक साइड का क्या कर देना है? वर्ग। एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 4 13 और 1 14। जब आपका वर्ग निकालने को आए, ठीक है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, सबको जोड़ दो, कितना आ गया? 14। ठीक है। कब करना है ये? जब रो और कॉलम बराबर हो। और जब रो और कॉलम बराबर ना हो तो क्या करें सर? तो देखो ये बता रहा हूं मैं। देखो तो क्या करोगे तुम, जैसे मान लो ये आ गया आपके सामने, तो देखो 1 2, ठीक है। अब यहां पर देखो कॉलम की रो कितनी है? 3, रो है 3 और कॉलम है 2। तो आपको क्या करना है? इस वाले की और इस वाले की मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब एक एक कम करते जाना है जब तक गुणा में 1 ना आ जाए। कब तक जाना है एक एक कम करते हुए? जब तक गुणा में 1 ना आ जाए। तो 3 में से 1 कम कर दो, 2, 2 में से 1 कम करोगे 1, 2 1 2। अब गुणा में 1 आ गया, चाहे इधर की साइड आए चाहे इधर की साइड आए, वहीं तक जाना है। तो 6 और 2 कितने वर्ग? 8। इस वाली आकृति में 8 वर्ग, जैसे 1 2 3 4 5 6 और एक ये वाला 7 और एक ये वाला 8। कुल मिला के कितने वर्ग हो गए? 8। तो समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रो और कॉलम बराबर ना हो तो इस तरीके से, और रो और कॉलम बराबर हो तो एक साइड का क्या कर दोगे? वर्ग। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 4 13 और 1 14। कितने वर्ग हो गए? 14 वर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ गया भाई, ये है कथन और निष्कर्ष से, और ये एमटीएस में आया हुआ सवाल है। देखो ये लिखा हुआ है, इसमें कहा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। फलों में बी कॉम्प्लेक्स होता है। इन्होंने कहा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये कहां पाया जाता है? फलों में भी होता है। ये कहां होता है? फलों में। तो इनके कहने का मतलब क्या है? निष्कर्ष। इनके कहने का तात्पर्य क्या है? वो कहलाता है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष है पहला, हमें फल उगाना चाहिए। तो देखो हमें कभी भी रियल लाइफ के अकॉर्डिंग इसका जवाब नहीं देना है, हमें कथन के अकॉर्डिंग इसका जवाब देना है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में बताओ फल उगाने की वाली बात तो नहीं कही गई है, तो इसलिए ये वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा क्या निष्कर्ष है? फल स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। तो देखो कथन में क्या कहा गया कि फलों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। तो कथन में स्वास्थ्य वाली बात पे जिक्र किया गया है, इसलिए सेकंड वाला कथन सही है। फल स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, कथन में जिसने बोला है वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। उसके कहने का मीनिंग क्या है, वही क्या कहलाता है? निष्कर्ष। तो ओनली सेकंड, तो केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, यानी ऑप्शन बी। समझ गए होगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखो। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड ऑड वन आउट। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को आप करने में बहुत ज्यादा नंबरिंग, प्लस माइनस, कोडिंग डिकोडिंग लगा देते हैं, लेकिन बस ये ट्रेन में आने के बाद पता चलता है कि इसका आंसर तो बहुत इजी था लेकिन हम नहीं कर पाए। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और हमसे पूछा है फाइंड ऑड वन आउट।
एक अलग छांटना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, देखो सबसे पहले अगर हम इसके नंबर भी जोड़ें घटाएं कुछ करें ना, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं बनने। कभी कभी सवाल बहुत सिंपल होता है लेकिन हम इतना हार्डली उसको ले लेते हैं, उसमें प्लस माइनस गुणा भाग लगा देते हैं कि हो नहीं पाता है। तो देखो इसमें क्या है, इसके जो बीच वाले अक्षर है ना ए ई आई, ये सारे वॉवेल हैं। अन्य तीनों ऑप्शन में सारे वॉवेल हैं लेकिन चौथे ऑप्शन में कोई भी वॉवेल नहीं है। तो देखो जो अलग है वो तो अलग है ही, लेकिन साथ में जो तीन बचे वो भी हमें किसी प्रकार से सिमिलर दिखाने हैं, उनमें भी कुछ समानता होनी चाहिए। जो तीन बचे उनमें भी कुछ समानता होनी चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा सीरीज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीरीज का। देखो 5, 15, 45, 135 क्वेश्चन मार्क 1215। तो देखो सीरीज में तो ये है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी पकड़ पाओगे, लेकिन फिर भी उसको पकड़ने के कुछ हिंट्स होते हैं। क्या होते हैं कि अगर नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो आप समझ जाओ कि प्लस चल रहा है, नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं तो आप समझ जाओ क्या हो रहा है, गुणा हो रही है। ठीक है, या वर्ग के आसपास की संख्या है तो आप समझ जाओ भाई स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर देखो नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं, 5 से 15 हुआ, 15 से 45 हुआ, 45 से 135 हुआ, तो इसका मतलब गुणा हो रही होगी। तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया 135, तो यहां पर भी तो गुणा 3 से होगी, और गुणा 3 से होगी तो कितना आ जाएगा, 405। देखो 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1, 3 3 और 1 10 का 0 हासिल 1, 3 3 और 1 4, ऑप्शन डी 405 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये है रमेश, ये मिसप्रिंटिंग में मेस हो गया है लेकिन ये क्या है, ये है रमेश। रमेश तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पहले मां की आयु रमेश की आयु से 4 गुना थी, तो रमेश की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप कैसे करेंगे, देखो या तो आप क्या करो एक्स बाई मान के कर लो, या फिर आपको मैथ्स नहीं आता तो आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। देखो बाई ऑप्शन कैसे करोगे, देखो एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ सवालों में बहुत आसान होता है लेकिन हम ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं देते, क्वेश्चन ऑप्शन से हो रहा होता है बहुत आसानी से। ठीक है, अगर एक्स वाई मान के हम करते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाती है, वो मैथ वाला तरीका हो गया, वो भी मैं कराता हूं आप लोगों को। लेकिन अगर हम ऑप्शन से देखें तो 35, किसकी आयु पूछी है हमसे, रमेश की। तो रमेश की आयु अगर 35 मान लेंगे तो बताओ माता की आयु कितनी रह जाएगी, 14, क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है, 49। तो 35 और 14 49। तो इसका मतलब यह हुआ कि माता छोटी हो जाएंगी और माता कभी छोटी नहीं होती। तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया। अगर 21 की मान लें, अगर 21 का रमेश मान लें तो माता कितने की हो जाएंगी बताओ, 21 की अगर माता मान 21 की मान लें तो ये हो जाएंगी माता 28 की। तो बताओ माता और पुत्र में केवल 7 साल का गैप हो सकता है, नहीं, ये भी गलत हो गया। अगर इसको रमेश को 28 का मान लिया तो माता कितने की हो जाएंगी, माता हो जाएंगी कितने की, 21 की। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है क्योंकि माता यहां पर भी छोटी हो रही है। तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये तीनों ऑप्शन रमेश की आयु के नहीं हो सकते, क्योंकि इस ऑप्शन को मानने हैं तो माता उससे छोटी हो रही है, इस ऑप्शन की मानने हैं तब भी माता उससे छोटी हो रही है और माता छोटी नहीं होती है, और इस ऑप्शन को अगर हम मानने हैं तो केवल 7 साल का गैप हो रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन तो है ही नहीं, तो फिर ये ऑप्शन है। और ये ऑप्शन है भी तो कैसे है, अगर आप वाकई में उत्तर की जांच भी करना चाहो तो कैसे करोगे, ए आंसर हो गया 14 वर्ष। 14 वर्ष है, अगर मान लो रमेश 14 का हो गया, रमेश 14 का हो गया, तो माता कितने की हो गई बताओ, माता कितने की हो गई, 35 की, क्योंकि 35 और 14 49, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है दोनों की आयु का योग कितना है बच्चों, 49। तो देखो 7 वर्ष पहले मां की आयु रमेश की आयु से 4 गुना थी। 7 वर्ष पहले पता है क्या था, मां की आयु जो थी रमेश की आयु से 4 गुना थी। अब देखो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले ये कितने का होगा, रमेश 7 साल का। 7 साल पहले ये 7 का ही तो होगा, और 7 साल पहले बताओ ये माता कितने की होंगी, 28 की। तो अब ये चेक करो कि 7 साल पहले माता की जो आयु थी वो रमेश से कितने गुना थी, 4 गुना। तो 7 चौक 28, देखो 4 गुना बैठ रही है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन ए 14 वर्ष। आपको एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये लास्ट यहां पर एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं ऐसे ही। देखो इस तरीके से एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं कोई आकृति का, जैसे अगर आपको कभी कभी ऐसे गिनने के लिए आ जाती हैं कि भाई इसमें आपको, जैसे ये त्रिभुज तो करा ही दिया है मैंने, इस आकृति में क्या कर दिया है मैंने, त्रिभुज करा दिया है आपको, लेकिन कभी कभी इस वाली आकृति में आपको
सरल रेखाएं गिनने आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? सरल रेखाएं गिनने को क्या आ जाती हैं कि सरल रेखाएं गिन के बताओ, सरल रेखा। ठीक है, तो देखो बच्चों सरल रेखाएं कैसे गिनते हैं। सरल रेखा गिनने का कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं, क्या है, सीधा सीधा गिनना है आपको। पहले ऐसे ऐसे 1 2 3 4 एक तरफ से। कैसे गिनी हमने? 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8, ठीक है, उसके बाद 9 10 11 12। कितनी सरल रेखाएं हो गई? 12। सरल रेखाएं गिनने का लॉजिक बहुत ही सिंपल, सीधा आप एक तरफ से गिनते चले जाओ बस। 1 2 3 4, ठीक है, जहां तक सीधी जा रही है वहां तक एक ही रेखा मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक यहां से यहां तक हो गई, एक यहां से यहां तक, ऐसे नहीं, पूरी जहां तक सीधी जा रही है एक मानी जाएगी। 1 2 3 4, फिर देखो 5 6 7 8, फिर देखो 9 10 11 12। कितनी सरल रेखाएं हो गई? 12। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।